हाय एवरीवन। सो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी ये पढ़ना है हमें। एंड ये ग्रेजुएशन फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड इसमें काफ़ी थेरी है एंड काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। तो वैसे तो चैप्टर का नाम ही है फाइनल अकाउंट, तो क्या आने वाला है ना। ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है तो आपको मालूम है, जब तक थेरी नहीं देखोगे तब तक समझेगा नहीं प्रैक्टिकल क्या होता है। रीजन बीइंग, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सिर्फ अकाउंट है, बुक कीपिंग है। पार्टनरशिप में भी मोस्टली बुक कीपिंग एंड फाइनल अकाउंट है। यहाँ फाइनल अकाउंट तो ही, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के कुछ नियम है और वो नियम स्पेशल है। कुछ टर्म्स है। बैंक क्या करती है भाई, शुरू कर देते हैं ना। बैंक क्या करती है, तो बैंक आपको पता है कि बैंक का मेन काम क्या है। हम अकाउंट खोलते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, राइट। एंड बैंक उसका क्या करती है, बैंक उसको किसी और को दे देती है, लोन, राइट। तो बैंक के पास पैसा आता है एंड वो कहाँ चला जाता है, लोन में चला जाता है। बैंक कमाती कहाँ से है, तो लोन से। जो बोरोवर्स है वो बैंक को क्या देती है, ब्याज। और बैंक उसी पैसे को उसके पैसे कुछ ब्याज, डिपॉजिटर जो पैसा जमा कर रहा है बैंक में उसको भी दे देती है। तो ये इस तरीके से बैंक का काम है। अ, थोड़ा लिख के बता देता हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दो इधर, इसको क्लियर कर देते हैं। जो मैं अभी बोल रहा था, शुरू हो गया पढ़ाना मेरा। तो हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ना, थ्योरेटिकली क्या है वो देख लेते हैं। ये बैंक है, मान लो कोई भी बैंक। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का जुम कर लो। लेट इट बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एनी वन। क्या करते हैं ये, तो ये डिपॉजिटर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स बैंक में क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। और क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और इधर कौन होता है, बोरोअर, जिनको पैसे लगते रहते हैं। क्यों लगते पैसे, बिजनेस करने के लिए लगते हैं, घर बनाने के लिए लगते हैं, किसी को शादी करने के लिए लगता है, किसी को कुछ पर्सनल काम है, कुछ और खरीदी बिक्री करना है, घर का रिपेयर करवाना है, एजुकेशन, हर तरीके से लोन लगता है। और हम लोन लेने किसके पास जाते हैं, आपको मालूम है, हम बैंक के पास जाते हैं। तो बोरोवर भी बैंक के पास जाता है, तो बोरोवर को बैंक क्या देती है, लोन। ये पैसा आया और ये पैसा गया। बैंक क्यों करती, चैरिटी तो कर नहीं रही, बैंक आपको मालूम है प्रॉफिट कमाती है। तो बैंक को क्या फायदा है, तो बोरोवर क्या करता है, ये पैसा लौटा देता है ना, रीपेमेंट करता है। और साथ में क्या देता है वो, इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक को बोरोवर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ये देखो, अब इंटरेस्ट बैंक के पास आता ज़्यादा है, जाता कम है, कैसे, तो बैंक डिपॉजिटर को कम पैसे देगी। डिपॉजिटर कभी भी पैसा निकाल सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल। आप बैंक से कभी भी पैसा निकाल सकते, क्या नहीं, एटीएम लेके जाते निकाल लेते हो, यूपीआई कर देते हो। आजकल तो यूपीआई करते, बहुत करते ना। चेक से निकालते हैं हम पैसे, और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनसे भी पैसा निकाला जाता है। तो ये एक बैंक का मेन काम है। क्या आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, कोई रोक टोक है कि आपको 4 बजे के बाद नहीं देते हैं। तो जो भी मतलब विद इन टाइम वर्किंग डेज में आप वो पैसा बैंक से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। बैंक आपको रोक सकती क्या पैसे निकालने से, नहीं रोक सकती। उसको ही बोलते हैं, जब डिमांड किया तो पैसा देना पड़ेगा बैंक को, है ना। तो हम जो डिपॉजिट करते हैं, हम उसके बैंक के टर्म में दो तरीके के हो सकते हैं। एक सेविंग डिपॉजिट रहता है, एक करंट डिपॉजिट भी होता है, और टर्म डिपॉजिट आपने नाम सुना होगा मे बी। फिक्स डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट मालूम है, हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना, पैसा बहुत है हमारे पास तो हम उसको कुछ दिन तक बैंक में जमा करके आ जाते हैं, उसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा बाद में। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके का ही तो काम है ना बैंक का, है ना। बैंक विड्रॉल, और हमें बैंक उसके ऊपर क्या देती है, ब्याज भी देती है। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा समय के लिए होता है, आपको आइडिया है ना। तो
उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सेविंग डिपॉजिट पे बहुत कम, आजकल तो आई थिंक 2.5-3% ब्याज बस मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो किसके ऊपर कितना मिलता है वो बैंक का स्कीम नहीं बांट रहा हूँ मैं, बेसिकली बैंक का काम ये है। तो इस तरीके से बैंक फंक्शन करती है, ये मैं थोड़ा सा तुमको बताने की कोशिश कर रहा था। हम पढ़ने कैसे वाले हैं, इस लेक्चर को हम आगे कैसा देखेंगे, तो देखो बेसिकली 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस है जो पेपर में आते हैं। मतलब आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो इससे पहले इतना आप 3 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दिया है, तो यू आर नाउ मोर फैमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न की हर एक यूनिट से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लास्ट में 4 मार्क के कुछ एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स क्वेश्चन भी पूछ देते हैं वो। कुल मिला के 20-20 मार्क से 4 यूनिट से क्वेश्चन 80 मार्क्स का आता है, एंड 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, और एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर से। आई होप यू आर फैमिलियर विद द पेपर पैटर्न, गिवन आपने ऑलरेडी 3 सेमेस्टर्स के एग्जाम दे चुके हो। तो इसमें जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने पे आएगा, या फिर बैलेंस शीट बनाने पे आएगा। इसमें एक तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन है बिल डिस्काउंटिंग। आपने यदि 12th में एक शब्द सुना होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर था, कहाँ था, 12th में था, कि बिल्स बनाए जाते हैं, एंड मतलब सेलर होता है, बायर होता है, ड्रॉवर ड्रॉई। हम बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा नहीं पढ़ने वाले हैं, पर मैं बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड यदि कुछ चीज़ें रहती तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें एक था कि बिल को डिस्काउंट किया जाता है बैंक में जाके, उसमें आपने सुना है। अब ये जो डिस्काउंटिंग होगा, तो ये बैंक करता है, और आपने देखा होगा कि बैंक हमसे चार्जेस लेती है कुछ जब बिल डिस्काउंट करते हैं। कि बैंक है, ये कस्टमर है, आपको मालूम है कस्टमर जाता है, बिल किसको दे देता है, बैंक को, और बैंक उसके बदले पैसे देती है। और डिटेल में कैसे वर्किंग होगा हम जब वो टॉपिक डील करेंगे, वी विल गो थ्रू इट, डोंट वरी। पर मेरे कहने ये काम है बैंक का, बिल डिस्काउंटिंग का। और बिल डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम कितने दिन के लिए बिल है और बैंक उसके लिए चार्जेस लेती है। तो चार्जेस, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप बिल दे दो बैंक को, और बैंक आपको तुरंत पैसे दे देती है। बैंक को पैसा 3-4 महीने बाद मिलता है, तो बैंक उसके बदले कुछ चार्जेस लगाती है, और उसके कैलकुलेशन के ऊपर भी 4 मार्क 8 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा उसमें बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। उसके अलावा थेरी क्वेश्चंस है, तो थेरी क्वेश्चन सर किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कंपनी क्या होता है, बैंक क्या क्या काम करता है ना, फंक्शंस ऑफ द बैंक, बैंक काम करती है आपको मालूम है ना, तो बैंक क्या क्या काम करती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन दिस एक्सप्लेन दैट, शॉर्ट नोट्स, उसके ऊपर थ्योरी में आप लिख सकते हो। और जो क्वेश्चंस है, देखो बैंक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी जैसा नहीं है, बैंक थोड़ा हटके है, आपको मालूम है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक के कानून है, नियम कानून बहुत है बैंक के, तो वो कानून फॉलो करने होते हैं। अब वो जो कानून है, जिसको इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है, उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक्ट है जो किसको रेगुलेट करती है, बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक है। बैंक को रेगुलेट मतलब पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करती है। कंपनीज एक्ट नॉर्मल कंपनी, बैंकिंग कंपनी को छोड़ के जितने भी कंपनी होती है उनको रेगुलेट करती है। वैसे ही बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करना मतलब बैंकिंग कंपनी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा हमें, और उसको कौन देखेगा, कोई तो अथॉरिटी हो ना, कहीं तो नियम कानून लिखा होना चाहिए ना। अदरवाइज आप आए दिन सुनते होंगे, कभी पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर वगैरह,
ये बैंक डूब गई, वहाँ फ्रॉड हो गया, होते रहता है बीच बीच में। बाद में बताऊंगा, लेक्चर का मेन सिलेबस का हिस्सा नहीं हो, अभी डिस्कस करेंगे, पर पढ़ लिया करो ये सब चीज़ें कभी आता है तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949, यहाँ पे लिखा गया है कि बैंक के ने कैसे कैसे काम करना चाहिए। और यहीं पे कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम इस तरीके के हैं कि बैंक फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में, फाइनल अकाउंट जिसको एनुअल अकाउंट भी बोला जाता है, ये बनाने में जो टर्म्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं कि बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या नहीं कर सकता, बैंक कैसे वो चीज़ करेगा। बैंक के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। बैंक यदि कंट्रोल में नहीं रही तो आप लोगों के पैसे डुबा देगी वो, है ना, क्योंकि बैंक आपके पैसे, ये आपका पैसा है लेकिन बैंक के पास नहीं रहता है, वो चला जाता है बोरोवर के पास। और बैंक ने यदि किसी को भी लोन बांटना चालू कर दिया तो पैसे पूरे डूब जाएंगे और आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे समय पे। तो इसलिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए सो दैट ये डिपॉजिटर के साथ फ्रॉड ना हो और बैंक बराबर तरीके से काम करते रहे। तो वो रूल्स क्या है, वो प्रोविजंस क्या है, हमें वो भी देखना है सिलेबस में। तो वैसे बताओ तो ये प्रोविजंस बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस है, उसमें नियम थोड़ा बैंक का काफ़ी टेक्निकल होता है, और का देखा जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको, मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप और इवन कंपनी का फाइनल अकाउंट से हल्का सा अलग है। वैसे कंपनी का फाइनल अकाउंट से कुछ ईजी है, लेकिन थोड़ा सा जो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है वो कुछ स्पेशल आइटम्स होता है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसके ऊपर ब्याज कैसा कैलकुलेट करना है, प्रोविजन कैसा कैलकुलेट करना है। और बैंक का काम कुछ खरीद बिक्री का नहीं है ना, यहाँ दिखता नहीं है कुछ आया और कुछ गया, ऐसा नहीं, यहाँ पैसा आया पैसा गया, बैंक कमाती ब्याज से देती ब्याज है। तो ये मेन काम है, तो थोड़ा अलग अलग है, हटके है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंक कुछ बना रही है और बेच रही है, या फिर कोई आइटम खरीदा कंप्यूटर बेच रही, मोबाइल का दुकान नहीं की, रिटेल शॉप नहीं है। बैंक ये सब काम वैसे कर भी नहीं सकती, आपको बता दूं, बैंक सिर्फ बैंकिंग कर सकता है। अच्छा सर, बैंकिंग कर सकता है तो बैंकिंग का मतलब क्या है, तो सबर करो बताता हूँ ना। तो चलो थोड़ा सा ना थ्योरी देख लो, ये थोड़ा बेसिक मैंने क्रिएट किया इसका बैकग्राउंड, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये नोट्स बहुत बड़ा है, ये नोट्स पूरी तरीके से ग्रेजुएशन को अप्लीकेबल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। यदि आप ये नोट्स रेफर करोगे, ये वाला मैं क्लासीफाई करके वैसे दे दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा मैं। बट यदि अभी टेम्परली यदि आप ये वाला नोट्स मैंने शेयर किया और ये वाला से पढ़ोगे, इसमें ध्यान देना है कि कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपके सिलेबस में अप्लीकेबल ना हो। ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, आप देखोगे इंडेक्स में तो ये 47 पेजेस तक चला गया है, वो सारे अप्लीकेबल नहीं है आपको, जो जो अप्लीकेबल मैं पढ़ाऊँगा तो उसी पे ध्यान दो। चलो देखो, बैंक और बैंकिंग कंपनी क्या होता है इसमें लिखा हुआ है, तो काफ़ी थियोरेटिकल है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फर्स्ट 3 पॉइंट्स। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें, बिकॉज भले ही सिलेबस में ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये सब चीज़ें परमानेंट है, क्योंकि आप बैंकिंग हमेशा रहोगे। कॉमर्स स्टूडेंट हो आप तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक को रेगुलेट कौन करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके, ये ध्यान में रखना है। और रोल ऑफ द बैंक क्या होता है, तो देखो बहुत बड़ा इसको उपाधि दिया गया है, हार्ट इन ए ह्यूमन बीइंग। वो जैसा हमारे बॉडी में हमारा हार्ट का रोल, यू नो, हार्ट अटैक, तो वैसे बैंक को कुछ हुआ तो इकोनॉमी की हार्ट अटैक हो जाएगा वो एकदम, है ना। तो जैसे हमारे शरीर में हार्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, उसी तरीके से बैंकिंग क्या है, बैंकिंग का कानून जो है और बैंक का जो फंक्शन है इकोनॉमी के लिए वैसा ही इम्पोर्टेंट है कि एक हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता है अपने बॉडी में, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होता है, थोड़ा बायोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं, एंड उससे हम ब्रीथ कर रहे हैं एंड हम जिंदा रहते हैं। वैसे ही इकोनॉमी के बारे में यदि बात करें तो हार्ट है बैंक, एंड मनी जो रहता है पैसा,
पैसा फ्लो करने का जो है एक्सचेंज ऑफ मनी, और एक इकोनॉमी में बराबर बैलेंस तरीके से मनी को फ्लो करना, ये बैंकिंग का काम है। और दैट्स वाई यदि फ्लो रुक गया ना तो कंट्री बर्बाद हो जाएंगे, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो करके ये बोला जाता है कि दिस इज द हार्ट, इट इज़ लाइक अ हार्ट इन अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि सारे जो पैसे का मैनेजमेंट है वो कौन करता है, बैंक करता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है बैंक। बोले सर इतना है सब लिख के क्यों दी हो, पढ़ने का थोड़ा अलग सलग। पेपर में क्या है, कुछ आया तो ऐसा बढ़िया ही लिखे ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उनको समझेंगे कि नहीं, ये बच्चे को इम्पोर्टेंस पता है वो टॉपिक का, हाउ इम्पोर्टेंट द टॉपिक इज। चलो आगे देखते हैं। जस्ट मिनट, इसमें ध्यान दो, थोड़ा बैंकिंग का डेफिनेशन देख लो कि बैंकिंग मतलब क्या होता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। कब बैंकिंग मतलब क्या, तो यदि आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो। और पब्लिक से डिपॉजिट हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। लेंडिंग मतलब देना, लोन देना, और इन्वेस्ट करना आपको मालूम है कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही पर्पज है, तो ये इसको इसको हम बैंकिंग बोलेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज़, एक कंडीशन अटैच है कि ये जो डिपॉजिट है, दिस डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड कैन बी विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। तो बैंकिंग का जो डेफिनेशन बना है उसमें सिंपल ये कहना है कि यदि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किससे पैसा ले रहा है, पब्लिक से पैसा ले रहा है, एंड वो पैसा हम क्यों ले रहे हैं, लोन देने के लिए या तो इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो पैसा लिया गया वो डिमांड पे रिपेबल है। डिमांड पे रिपेबल मतलब जब डिपॉजिटर चाहेगा पैसा उसका तो बैंक को पैसा लौटाना पड़ेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन यदि नहीं है तो वो बैंकिंग कहलाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ गया तो बैंकिंग नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम हमारा जो बैंक में पैसा जमा होता है हम कभी भी जाके पैसा ले सकते हैं। तो रिपेबल यदि डिमांड पे रिपेबल है मतलब जब आप चाहो आप जाके देखो बैंक में, आपको पैसा देते ही है बैंक वाले, ऐसा बोलते नहीं कल आओ, ऐसा बोल दिया तो बैंक बंद करना पड़ जाएगा। रिपेबल ऑन डिमांड। अब कैसे कैसे पैसा निकाल सकते हो, या चेक से हम पैसा निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट से पैसा निकाल सकते हैं, और आजकल अदरवाइज लिखा है ना यहाँ पे। अदरवाइज क्यों लिखा गया होगा, आजकल यूपीआई करते हो ना, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं पैसा निकालने के लिए बैंक से। तो ये बैंकिंग का डेफिनेशन है, आई होप पूरी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बैंकिंग मतलब क्या। अब जो भी कंपनी ये ऊपर दिया गया काम करती है उसको बैंकिंग कंपनी बोला जाता है। जो भी कंपनी ये जो ऊपर लिखा हुआ काम करती है उसको क्या बोलेंगे हम, बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। क्या करेंगे वो, पब्लिक से पैसा लेगी, लोन या ब्याज देगी। लेकिन पब्लिक जब पैसा मांगने आए तो वो पैसा लौटाना पड़ेगा, नहीं रहा तो ऐसा होता ही नहीं है, वो आरबीआई का लाइसेंस ही नहीं मिलता है नहीं रहा तो। वो बैंक को इतना सिस्टम है, बहुत सारे नियम है जिसमें बैंक के पास उतना पैसा रहना ही चाहिए, अदरवाइज आरबीआई रोल प्ले करती है, बैंक डूब भी सकती है उस केस में फिर। However, merely accepting public deposit by a company for financing its own business shall not make it a bank। मतलब किसी कंपनी ने खुद का बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाया है, क्या उसको बैंकिंग बोलेंगे, नहीं। क्योंकि बैंकिंग के लिए ये दूसरा कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, रिपेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, और उसका पर्पज क्या होना चाहिए बिजनेस का, लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। मेरा पर्पज है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मुझे अपने ट्यूशन में कुछ सामान खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन लग रहा है, मैंने पब्लिक से डिपॉजिट उठा लिया और उससे मैंने क्या किया, ट्यूशन को आगे इन्वेस्ट किया ट्यूशन में। तो क्या मैं लेंडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्ट तो किया, पैसा इन्वेस्ट किया। पर्पज होना चाहिए लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। पर्पज मैंने अपने बिजनेस को और फैसिलिटेट करने के लिए मैंने लोन लिया बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, तो क्या वो बैंकिंग कहलाएगा, नहीं। क्योंकि नॉर्मल
जब देखोगे ना तो लोन वगैरह में बहुत टर्म्स और कंडीशन होता है कि नहीं आप 4 साल से 5 साल 2 साल बाद ही दूंगा पैसा। बैंकिंग में वैसे नहीं होता है, आप पैसा जमा किए अगले 2 दिन में जाओ, पैसा आपको देना ही पड़ेगा बैंक को। बैंक आपको वापस पैसा करेगी, ऐसा नहीं बोलेगी हमने तो 2 साल के लिए। इवन आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, फिक्स डिपॉजिट मान लो आपने 2 साल के लिए किया, तो आप 2 साल के पहले भी विड्रॉ कर सकते हो पैसा। उसमें टर्म्स कंडीशन ये रहता है कि ब्याज में कुछ पेनल्टी आपको लगाई जाएगी, चलता हो, लेकिन पैसा डिमांड पे तो वो बैंक आपको देती ही है। तो इट में भी मेंशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देखो सोसाइटी को अप्लीकेबल नहीं है। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक, एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लीकेबल नहीं होता है। सर बहुत थ्योरी है, थोड़ा शुरू में पढ़ना पड़ता है थ्योरी, सीधा पहले दिन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते। चलो ये थोड़ा सा बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी का डिफिनीशन समझा, पेपर में आ सकता है डिफाइन बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी, तो आपको इतना डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, ये टॉपिक भी देख लो ना, बाद में देखते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बैंक क्या क्या काम करती है लिखा हुआ है, मैं ब्रीफ में फटाफट निपटा देते हैं क्योंकि एक एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मनी डिपॉजिट हम लेना, और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सारे जो कस्टमर डिपॉजिट हम जिसका करंट अकाउंट, जिनका बैंक अकाउंट है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। हम चेक से पैसा निकाल सकते हैं, चेक से भी निकाल सकते हैं, आजकल उसके अलावा भी मेथड है पैसा निकालने का। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, बैंक। डीलिंग इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, शेयर्स वगैरह है उसमें डील कर सकती है बैंक। इसमें बहुत टेक्निकल में भी मैं नहीं जा सकता लेकिन क्या क्या काम करती है, पर जो शेयर होती है आपके बिहाफ में बैंक उसमें डील कर सकती है यदि आपने अथॉरिटी दिया है तो। ये सबसे मेन काम है लेंडिंग, क्योंकि लेंडिंग करना ही तो उनका मेन काम है, अदरवाइज बैंक कमाएगा कहाँ से। लेंडिंग मतलब लोन देना, मालूम है ना लोन देना, तो मेकिंग अ लोन, एडवांसेस, परचेसिंग और डिस्काउंटिंग बिल, ये सेकेंड है। फर्स्ट डिस्काउंटिंग परचेसिंग बिल कम होता है, मेन लोन देने का काम है वो ज़्यादा होता है ना। तो बैंक का काम है वो लोन देना। मनी ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफ ट्रांसफ़र, ट्रैवलर चेक्स, ये दोनों आप वर्ड कम यूज होते हैं इसके जगह, क्योंकि दूसरी चीज़ें आ गई है आजकल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो इसका यूज अब धीरे धीरे कम हो गया है। इसका है अभी भी कलेक्शन ऑफ बिल्स, हमारे बिहाफ में बिल्स कलेक्ट करके देना, पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में, तो ये बैंक काम करती है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, ये अभी भी रहता है फंक्शनल, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, उससे आपको उधारी में कहीं से गुड्स मिल जाता है। कई कंपनियां हैं जो बिजनेस करने वाले को ऐसे गुड्स बेचेगी नहीं बगैर लेटर ऑफ क्रेडिट का, तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है कि यदि इसने पैसा नहीं दिया तो मैं आपका पैसा चुका के दूंगा, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट से सामने वाले खरीद लेता है गुड्स, बाद में सामने वाला पैसा चुका देता है, तो बैंक को पैसा नहीं देना पड़ता, बैंक उसके लिए कुछ फीस चार्ज करती है। फिर से देखेंगे, अभी बस शेडिंग देख लो, बाद में हम इसमें और डिटेल में क्या क्या चीज़ें देख लेंगे। सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज इन वैल्यूएबल, लॉकर होते हैं ना, लॉकर बैंक की काम वो कर रही है ना, लॉकर में आप पैसा जमा करते हो, गोल्ड जमा करते हो, सारे इन्वेस्टमेंट जमा हम करते हैं। और क्या है, तो गारंटी, बैंक गारंटी देती है, उसके लिए भी फीस चार्ज करती है। एग्जीक्यूटर ट्रस्टी थ्रू सब्सिडरी कंपनी, बैंक सब्सिडरी कंपनी बनाती है जो क्या करती है कि आप कभी कुछ किसी का डेथ हुआ या फिर किसी का कुछ सेटल करना है मामला ट्रस्टी वगैरह का, ट्रस्टी बैंक एज ए ट्रस्टी एक्ट कर सकता है, और बाद में फ्यूचर में पैसा जिसके बिहाफ में लिया है उसको सेटल करके दे सकता है। हम ये और देख लेंगे बाद में, रहेगा सिलेबस में तो, क्योंकि ये सब कोर बिजनेस है जो हर एक अलग 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 बिजनेस का एक्सप्लेनेशन अपने आप में काफ़ी लंबा है। ठीक है, बाइंग सेलिंग डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपको यूएस डॉलर खरीदना है, क्योंकि यदि फॉरेन जा रहे हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो उसमें डील करना है तो वो बैंक करती है। एक्टिंग एज मैनेजर फॉर इशू ऑफ कैपिटल बाय कंपनी, आपने देखा होगा शेयर इशू ट्रांजेक्शन होता है, शेयर इशू किया जाता है, तो उसमें बैंक मैनेजर होता है, बैंक पूरा मैनेज करता है उस शेयर इशू का, क्योंकि छोटा मोटा ट्रांजेक्शन नहीं रहता, करोड़ों का डीलिंग रहता है वो। शेयर इशू होता है, फिर पैसा कलेक्ट होता है और पैसा फिर कंपनी को दिया जाता है, ये सब काम बैंक करती है। ओके, तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा बैंक
क्या क्या काम कर रही है। आप समझो जो जो काम कर रही है, इंसान कोई फ्री में तो काम करता नहीं। तो बैंक लोन से तो ब्याज कमाता ही है, उसके अलावा ये सब दुनिया भर का काम करने का बैंक क्या करती है, फीस अलग से चार्ज करती है। और वो फीस जो चार्ज करती है वो भी बैंक का क्या है, इनकम है। तो ये थोड़ा सा बैंकिंग, उसके फंक्शन, बैंकिंग कंपनी क्या होता है उसके ऊपर का लेक्चर है। हम आगे थोड़ा जैसे कि देख सकते हो टाइप्स ऑफ बैंक्स और थोड़ा थ्योरी पोर्शन और कवर करेंगे, एंड उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे के लेक्चर्स पहले देख लो, है ना। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है ना, लाइक सब्सक्राइब वाली बटन। तो प्लीज़ यदि पसंद आ रहा है आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स, तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभी और लेक्चर्स आने बाकी है और आ रहे हैं। आई होपफुली कि सारे लेक्चर्स आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हेल्प करें, और हम यही चाहते हैं कि वो हेल्प करे एक्चुअली, क्योंकि ये सब बहुत आप लोग के जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल में काफ़ी लिमिटेड सिलेबस होते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में पहले से ही क्वेश्चंस किस तरीके के आने ऑलमोस्ट दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में बाकी कंटेंट लेने का जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है, लेकिन आपको यदि वो लगता है देखना है तो आप देखिए उसको, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हो और आप ये सब चीज़ों को थोड़ा स्किप कर सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड यदि आपको पढ़ाई करनी है तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।